सबसे पहले इसके में लोग पढ़ते हैं, आ जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फेसियोला का हम पाचन तंत्र को अगर देखें तो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फेसियोला का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह इनकम्प्लीट होता है। किसको बोलते हैं इनकम्प्लीट? जिसमें एनस नहीं होता। माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है ना। इनकम्प्लीट है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। देखो सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इनका नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि यह किसी परजीवी के शरीर पे रह रहा है। किस पर रह रहा है? परजीवी, है ना। ये किसी भेड़ पर रह रहा है, तो भेड़ के शरीर में रहने के लिए इसका बॉडी जो है वो कैसा होता है? एडॉप्टेड होता है, क्योंकि पचा पचाया भोजन को ले रहा है ना। हम जो ये भेड़ जो खा रहा है, बायोडक्ट में जो पचा पचाया भोजन है उसको ये यूज कर रहा है, तो उसके लिए इसका बॉडी जो है कैसा है? एडॉप्टेड है। ठीक है, अब देखो इसका शरीर का जो अगला भाग होता है वो एक चूसक की तरह काम करता है। हमने पढ़ा था कि जो ये फेसियोला है, ये देखो ये फेसियोला का जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे माउथ है, माउथ के चारों ओर एक सकल है ना, ओरल सकल जिसको बोल रहे थे। तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला भाग है, सबसे ऊपरी वाला भाग, वो छोटा सा भाग होता है और वही भाग एक चूसक पंप की तरह काम करता है। जैसे सबने वैक्यूम मशीन देखा होगा, वैक्यूम पंप देखा होगा, तो वो कैसे सक करता है। ठीक है, तो वैसे ये क्या करता है, ये जाके किसी जीव से ऐसे करके चिपकता है। तो चूसक पंप की तरह कौन काम कर रहा है? इसका अगला भाग। किस लिए चूसक पंप की तरह काम कर रहा है? भोजन को खींचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एडाप्टेशन है, या बोल सकते हैं एक परजीवी के रूप में एडाप्टेशन है, इस प्रकार से इसका रहता है। क्लियर है ना। अब आगे हम देखेंगे इसका डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए इसका जो अगला भाग है, सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो छोटा सा होता है, और यही छोटा सा भाग भोजन को ग्रहण करने के लिए, ये वाला भाग, इतना भाग जो है यह भोजन को ग्रहण करने के लिए किस तरह काम कर रहा है? एक चूसक पंप की तरह। इतना वाला भाग, बाकी जितना भी भाग है, अगला भाग को छोड़ दे, बाकी जितना भी बचा हुआ भाग है वो सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अधिकांश भाग यही है ना। और ये अधिकांश भाग जो है यह भोजन को पचाने में, भोजन को अवशोषण करने में, भोजन को संग्रहण करने में मदद करता है। समझ आया? इतना भाग आपका भोजन को ग्रहण कराएगा, बाकी जो बचा हुआ भाग है, ये मैक्सिमम पार्ट है ना, ये क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी सब काम यहाँ पे है। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला लिखिए, इसमें पहला स्ट्रक्चर है माउथ। इसकी आहार नली का पहला भाग क्या है? माउथ। माउथ कहाँ है? सबसे ऊपर, है ना। तो शीर्ष भाग पर एक छोटा सा, है ना, अंडाकार, पूरा गोल भी नहीं होता, कैसे होता है? अंडाकार छेद के रूप में पाया जाता है। ओवल होता है, टॉप पर पाया जाता है ना, एक छेद के रूप में स्थित होता है। अब देखिए यह जो छेद है ये चारों ओर से घिरा हुआ है ना। अगर हम देखें ये माउथ है, तो माउथ चारों ओर से ऐसे घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ओरल सकल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो सराउंडेड बाय ओरल सर्कल, चारों तरफ से ओरल सर्कल के द्वारा घिरा हुआ होता है ना। ओरल सर्कल क्या करता है? तो घेरा हुआ है। तो देखिए ये ओरल सर्कल, अब इसको समझिएगा। ओरल सर्कल, ये ओरल सर्कल सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके कारण जो माउथ का शेप है ना, वो छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे हमारा ये मसल्स अगर काम करेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो हमारा माउथ
ओपन होगा, क्लोज होगा, है ना। तो वैसे ही ये ओरल सकर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, इसके फैलने और सिकुड़ने से माउथ का जो शेप है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। माउथ का शेप अगर बड़ा है छोटा है, वो कौन डिपेंड, किस पर डिपेंड कर रहा है, ओरल सकर पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? है ना। ये हो गया माउथ। सेकेंड हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है बकल कैविटी, जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। मुख गुहा जिसको बोलते हैं, ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ कैविटी। तो माउथ भीतर की ओर एक छोटे से फनल से, है ना, ये कैसा होता है, स्मॉल और फनल से, सबने देखा होगा फनल, है ना, टिपनुमा। तो फनल शेप्ड बकल कैविटी में खुलता है। भीतर की ओर जो एक गुहा होगी, माउथ तो बाहर छेद है, अंदर जहां खुल रहा है गुहा होगा, उस गुहा को हम बोलेंगे बकल कैविटी, जो कि छोटी सी फनल शेप्ड होती है, जो बाहर से हमको नजर नहीं आए। ठीक है। तीसरा लिखिए, बकल कैविटी के बाद है फेरिंक्स, जिसको ग्रसनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है फेरिंक्स, ये वाला भाग जो नली दिख रही है। तो बकल कैविटी पीछे की ओर एक ओवल फेरिंक्स में खुलता है। यह भी कैसा होगा? ओवल। ठीक है। कहाँ खुल रहा है बकल कैविटी? फेरिंक्स में खुल रहा है ना, जो कि ओवल है। फेरिंक्स की जो दीवारें होती हैं, ये जो आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ से ऐसे निकला हुआ है ये, है ना। तो ये जो देख रहे हो, इसकी दीवार कैसी होती है? लिखिए, इसकी दीवार मोटी होती है, प्लस मस्कुलर होती है, मांसपेशी युक्त होती है। मतलब ये सिकुड़ेगा, फैलेगा, ऐसा हो सकता है ना, मसल्स की बनी है तो, है ना। तो हम बोल रहे हैं ये मस्कुलर होता है। कौन से मसल से बना होता है? लिखिए, यह रेडियल मसल्स से बनी होती है। उस मांसपेशी में कौन सी मांसपेशी है? रेडियल मसल्स। ठीक है। और इस रेडियल मसल्स के बीच बीच में कुछ फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। याद रखेंगे, मसल्स के बीच बीच में क्या है? कुछ ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथि को बोलते हैं हम फेरिंजियल ग्लैंड, क्योंकि फेरिंक्स में है। ठीक है। तो जो नली है फेरिंक्स की, वो मांसपेशी युक्त है, रेडियल मसल से बनी हुई है, और मसल्स के बीच बीच में फेरिंजियल ग्लैंड है, जो कुछ न कुछ स्रावित करेगा, है ना। जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं तो लाल ग्रंथि से लाल निकलता है ना। जब अंदर जाता है तो इस नली में भोजन आगे सरकता कैसे है? वहां भी तो कुछ स्रावित हो रहा होगा ना। तो फेरिंजियल ग्लैंड से जो पदार्थ स्रावित करेंगे, वो भोजन को आगे खिसकाने में, सरकाने में मदद करेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए, यह जो फेरिंक्स है, इसकी जो कैविटी होती है, फेरिंक्स की भी अपनी गुहा होती है, फेरिंजियल कैविटी होती है। यह कैविटी छोटी और संकरी होती है। कैसे होती है? छोटी और संकरी। ठीक। तो फेरिंक्स का काम क्या है? देखिए, फेरिंक्स किससे जुड़ा है? ऊपर में माउथ से, नीचे जुड़ा है इंटेस्टाइन से। ये वाला जो पूरा भाग है ना, ये जो देख रहे हो, ये सब क्या है? इंटेस्टाइन, है ना। तो ये क्या करता है? हमारा इसका जो फेरिंक्स होता है, वो एक चूसक पंप की तरह काम कर रहा है। माउथ ने तो सब किया, माउथ ने तो लिया खाना, लेकिन खींचा तो खींच के ट्यूब में गया ना, है ना। तो यह जो हमारा फेरिंक्स है, यह एक वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर रहा है? वैक्यूम पंप, चूसक पंप
की तरह काम करता है। वैक्यूम लिख सकते हैं या सक्शन पंप लिख सकते हैं। सक्शन मतलब होता है चूसक, ठीक है। तो चूसक पंप की तरह काम करता है। ये किसको खींचता है? खींच तो रहा है, लेकिन खींच किसको रहा है? जो लिक्विड फूड है, सॉलिड को नहीं। नली में क्या बहेगा? लिक्विड। तो जो भोजन में लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उसको यह चूस करके आगे आहार नली में पहुंचा देता है। समझ आया है ना? जो भी उस भेड़ ने खाया है, जो भी लिया है, जो लिक्विड होंगे उसको उसके बॉडी से क्या करेगा? खींचेगा। कौन? फेरिंग्स। और किसको दे देगा? आगे इंटेस्टाइन में पहुंचा देगा। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फेरिंग्स के बाद हम देखते हैं अगला ईसोफेगस, ग्रास नली जिसको बोलते हैं। ग्रसनी फिर ग्रास नली। ठीक है, तो फेरिंग्स पीछे की ओर एक छोटी सी ईसोफेगस में खुलती है। आप हमेशा याद रखिएगा, माउथ बकल कैविटी में खुलेगा, बकल कैविटी फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहाँ खुलेगा? ईसोफेगस में। एक छोटी सी ईसोफेगस होगी, वो ईसोफेगस आगे जाके खुलेगी इंटेस्टाइन में। रास्ता देखिए उसके आहार नाल का। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन। तो ईसोफेगस एक छोटी सी नली है जो ऊपर से फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है और नीचे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लास्ट हम लोग देखेंगे इसमें इंटेस्टाइन। अगला इसका क्या पार्ट है? इंटेस्टाइन। याद रखेंगे जो फेरिंग्स है और ईसोफेगस है, इनकी जो भीतरी दीवार होती है उसमें क्यूटिकल की लाइनिंग होती है। किसकी लाइनिंग होती है? क्यूटिकल की। ये जो अगर ये फेरिंग्स है ना, इसकी जो ईसोफेगस है, इसकी आंतरिक सतह पर क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी, एक पतली सी परत पाई जाएगी। ठीक है, दूसरा भाग आप पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों का ही विकास जो है वो एक्टोडर्मस से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्मस। चाहे फेरिंग्स हो चाहे ईसोफेगस। इसका जो जर्म लेयर होगा, एक्टोमीजो एंडोडर्म होगा, तो एक्टोडर्मस से इसके ईसोफेगस और फेरिंग्स का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं इंटेस्टाइन को। फेसियोला के जो आहार नली है उसका मैक्सिमम पार्ट इंटेस्टाइन होता है। आप देख रहे हैं इतने भाग में पूरा समेट गया आपका। माउथ, आपका ईसोफेगस, फेरिंग्स सब निपट गया, लेकिन मैक्सिमम उसकी बॉडी पे जो फैला हुआ है वो क्या है? इंटेस्टाइन है। मतलब मैक्सिमम भाग इंटेस्टाइन पर आ रहा है। और इंटेस्टाइन का काम क्या है? सबसे पहले तो फूड को स्टोर करना। और क्या? फूड को स्टोर क्यों कर रहा है? पचाने के लिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब भोजन पचेगा तो पहले तो वो जितना खींच सकता है खींचेगा। हमारे जैसे नहीं कि हम लोग भी जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार में खाते हैं बाद में पचाते हैं ना, तो तुरंत कुछ पच जाता है, कुछ बाद में पचता है। ऐसा नहीं करते कि एक बार हमने खाया, पचने दिया, फिर दूसरा निवाला लेंगे। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम पेट में डालते जाते हैं, बाद में हम डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो इसका इंटेस्टाइन भी क्या करता है? पहले तो जो भी मटेरियल वो खा रहा है उसको खाने देगा, स्टोर करेगा, फिर क्या करेगा? डाइजेस्ट, है ना। तो भोजन का संग्रहण और पाचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? इंटेस्टाइन में हो रही है ना। अब देखिए यह जो इंटेस्टाइन है, जैसे ही इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ईसोफेगस के बाद से। जैसे ही स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन, यह दो भागों में बंट जाता है। आपको नजर आ रहा है, देखिए ये दो भाग बंट गए, एक राइट और एक लेफ्ट। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, है ना। जैसे ही इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ वह दो भागों में
बट गया, एक राइट ब्रांच बन गया, एक लेफ्ट ब्रांच बन गया, दो शाखाओं में बट गया। ठीक है, अब प्रत्येक शाखा जो है देखिए, अब इधर वाला ये राइट साइड में लिख दे रही हूँ, इधर ये लेफ्ट साइड लिख दे रही, समझ आ जाएगा। प्रत्येक शाखा जो दाएं और बाएं की ओर गई हुई है, प्रत्येक शाखा फिर आगे जा करके बंद हो जाती है। खुली है क्या कहीं से, है ना। अगर हम ऐसे करते, ऐसे जाके खुलता तो हम बोलते कि वो खुला है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ये तो निकला है और ऐसे करके बंद हो जा रहा है ना। तो प्रत्येक शाखाएं आगे की ओर बढ़ करके अपने अपने साइड पे क्या हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही है। कैसे खत्म हो रही है, ब्लाइंडली। वो जो थाला बन रहा है वो खुला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको अंधा बोलेंगे, एक अंध नाल बोलेंगे, है ना। जैसे हमने बलून में हवा भरा तो एक सिरा खुला है लेकिन दूसरा सिरा तो बंद है ना, तो हवा कहाँ भर गया, थैली में। थैली कैसा है, ब्लाइंड है ना। तो इसकी प्रत्येक शाखाएं आगे की ओर जा करके एक अंध नाल में खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ। देखो कहीं पर भी ये खुला है क्या, नहीं है, तो एक ब्लाइंड सेट में जाके खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब देखो इंटेस्टाइन जो है, इसकी पूरी लंबाई को अगर हम देखें, यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें, तो इसकी पूरी लंबाई में अनेकों सिका पाए जाते हैं। सिका मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना। जो मुड़ाव दिख रहा है वो है सिका, या उसी को बोलते हैं डायवर्टिकुला। सिका बोलिए या डायवर्टिकुला बोलिए। तो इंटेस्टाइन की पूरी लेंथ में अगर हम देखें तो असंख्य, आप गिन नहीं सकते, इतने सारे सिका या डायवर्टिकुला निकले हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए भीतरी सतह की जो सिका होती है वो छोटी होती है, और बाहरी सतह की जो सिका होती है वो बड़ी होती है। अंतर हो गया यहाँ पर, जो अंदर की ओर निकली होंगी वो छोटी, और बाहर की ओर जो निकली होंगी वो बड़ी होंगी, है ना। तो लिख दे रही हूँ, आउटर लेयर की जो सिका होंगी या आउटर सिका होंगी वो छोटी होंगी, जबकि सॉरी इनर की ना, हाँ, आउटर सिका जो होंगी वो बड़ी होंगी। साथ ही साथ क्या, देखो बाहरी जो सिका होती है बड़ी होने के साथ साथ शाखित होती है, ठीक है, इर्रेगुलर होती है, अनियमित होती है, कैसे भी रूप ले सकती है। अंदर की जो सिका होंगी वो ऐसे करके निकल जाएंगे, ब्रांच है क्या ये, नहीं, लेकिन जो बाहर की ओर बड़े रूप में निकला है ये कैसे भी तो रूप ले रहा है ना, प्लस शाखा भी है, शाखा है, बड़ा है, और उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, इन्हीं शाखाओं को, ये जो निकल रहे हैं सिका, इन्हीं को हम सेकेंडरी या टर्सरी ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांचेस। पहला ब्रांच तो आपका वही राइट और लेफ्ट हो गया, ये जैसे देखो इस प्रकार से, ये इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, अब इधर से भी ये शाखा निकाल रहा है ना, निकाल रहा है, तो सेकेंडरी या टर्सरी बोल सकते हैं। ये पहला शाखा हो गया, ये दूसरा शाखा हो गया, जैसे आप लंग्स में पढ़ते हो, है ना। तो जो आउटर सिका होते हैं वो बड़े, शाखित और अनियमित होते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक या तृतीयक शाखा कह सकते हैं, है ना, ब्रांच कह सकते हैं। क्लियर है इतना। तो यहाँ फिर एक बार देखिए, इंटेस्टाइन स्टार्ट होते ही दो शाखाओं में बट जाता है, राइट और लेफ्ट। प्रत्येक शाखाएं अपने ओर जाते हुए, है ना, एक अंध नली में जाके खत्म हो जाती है ना। फिर देखते हैं कि इनमें बहुत सारे, पूरी लंबाई में हमको बहुत सारे सिका नजर आते हैं। अंदर की सिका छोटी, जबकि बाहरी सिका बड़ी, ब्रांच और अनियमित होती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी या टर्सरी ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, इसी इंटेस्टाइनल सिका की हम बात करेंगे।
ये जो सिका है, कहाँ पे है सिका? इंटेस्टाइन में। यह एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई होती है। किस सेल से बनी है? एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है, जिसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। कितने टाइप की? दो प्रकार की। पहला लिखिए, पहला सेल्स होता है सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स। पहला सेल क्या होता है? सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स। सिक्रीटरी मतलब कुछ न कुछ स्रावित करेगा। ग्रंथि है, ग्रंथि से कुछ न कुछ स्रावित करेगा। तो क्या स्रावित करता है? लिखिए, यह डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पचाने वाले एंजाइम। भाई वो भी तो खा रहा है, पचाएगा कि नहीं? तो पाचन की प्रक्रिया होगी इसी से। कहाँ होगी पाचन की प्रक्रिया? इंटेस्टाइन में, क्योंकि उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने वाली सेल्स है। दूसरा सेल्स होता है रिजॉर्प्टिव सेल्स। दूसरा सेल्स क्या है? रिजॉर्प्टिव सेल्स। अब देखो, हम नहीं बोल रहे एब्जॉर्प्टिव सेल्स, नहीं बोल रहे ना, हम बोल रहे हैं रिजॉर्प्टिव सेल्स। रिजॉर्प्टिव मतलब जो डाइजेस्ट किया हुआ भोजन है, पचाया हुआ भोजन है, उसको एब्जॉर्ब करने वाली सेल्स, अवशोषित करने वाली सेल्स। ठीक है, तो लिखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। पचाने का काम ये करेगा। इंटेस्टाइन में पचाने का काम हो रहा है ना। पहले तो वो कलेक्ट कर रहा है ऊपर से, फिर बचाएगा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम, फिर जो बच गया उसको अवशोषित भी तो करेगा। तो अवशोषित करने का काम करता है रिजॉर्प्टिव सेल्स। क्लियर है? अब बताओ, कहीं पे आपको एनस नजर आया? नहीं। तो लास्ट में लिख लीजिए एनस एब्सेंट होता है ना। इसीलिए तो हमने क्या बोला, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो अगर एक नंबर में पूछे कि इसमें एनस पाया जाता है क्या, तो नहीं पाया। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है ना? अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हमने देख लिया, लेकिन ये क्या क्या खाता है वो भी तो जानना चाहिए ना। पाचन तंत्र को पढ़ने के बाद अगर हम देखें कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कैसे पाचन करता है ना, तो उसको देखते हैं। तो फेसियोला क्या क्या चीजें खाता है? तो पहला तो बाइल खाता है। बाइल मतलब पित्त, पित्त रस होता है ना हमारे पित्ताशय में, ये तो बाइल डक्ट में होता है। तो बाइल डक्ट से किसको चूसेगा? पित्त को, मतलब पित्त नली से किसको चूसेगा? पित्त रस को। तो बाइल खाता है, बोल रही हूँ, मतलब पीता है ना। ब्लड को चूसने का काम कर रहा है ना, खाएगा नहीं, चूसेगा। तो पित्त रस को चूस रहा है, खून चूस रहा है, और क्या चूस रहा है? लिम्फ, लसिका जानते हो ना, लिम्फ को, और कुछ टिश्यू एलिमेंट्स को भी ये खाता है। तो भोजन के तौर पे इतने सारी चीजों को ये ले सकता है। सॉलिड मटेरियल से नहीं, क्योंकि सकर्स है, शक्कर चूस रहे है ना। अगला, अब भोजन तो है, भोजन को फीड कैसे करेगा? कैसे ले रहा है? हम तो हाथ से लेके मुंह पे डालते हैं, चबा के खाते हैं। ये कैसे ले रहा है? चूस कर। कैसे चूस रहा है? लिखिए सक्टोरियल, सक्टोरियल मतलब चूसक। फंक्शन ऑफ फेरिंक्स, किसके द्वारा चूस रहा है? फेरिंक्स के द्वारा। मेन पार्ट फेरिंक्स है, ओरल सकर है, माउथ है, लेकिन चूसने वाला अंग कौन है? आपका फेरिंक्स। तो फेरिंग के चूसक कार्य करने की वजह से ये फीड करते हैं। ठीक है। अगला डाइजेशन।
अब फूड मौजूद है, वो चूस भी लिए, अब उसका पाचन कैसे करेंगे? तो सेल के अंदर हो रहा है कि सेल के बाहर? हाँ, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन? इनमें एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्युलर नहीं होता। आप तो आहार नाल बोल रहे हो ना, आहार नाल में हो रहा है, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं होता है। सेल्स के बाद डाइजेस्टिव जूस को निकाला जा रहा है बाहर और पचाया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट हो गया तो क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो लिखिए अगला, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण कैसे होता है? दो तरीके से। जो इसके आहार नाल में भोजन आया हुआ है, पहले तो वह फूड को किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा? लिखिए, बाय वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल सिका। अब ये भी देखा है ना हमने सिका को। ये जो इंटेस्टाइन की सिका है, ये सिका उसको अवशोषित करेंगी। जो आहार नाल में आया वो भोजन है। आहार नाल मतलब इंटेस्टाइन में है ना, उसको सिका क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका अवशोषण इंटेस्टाइनल सिका से नहीं होता। वो होता है उसकी बॉडी सरफेस में जो पोर्स थे, हमने उस दिन पढ़ा था बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में कहीं पर पोर्स होते हैं, माइक्रोविली भी होते हैं, देखे थे ना? ये इस प्रकार से ये माइक्रोविली थे और एक जगह पे ऐसे पोर था। तो इसके द्वारा भी कुछ पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। कौन कौन से लिख लीजिए? ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, इनका अवशोषण पोर्स और माइक्रोविली के थ्रू होता है। कहाँ होते हैं ये दोनों? बॉडी वॉल में होते हैं ना। जो बाहरी सतह होती है, हमने पढ़ा था टैग्यूमेंट। तो टैग्यूमेंट की सबसे बाहरी सतह पर आपके माइक्रोविली और पोर्स होते हैं। तो जो आहार नाल में आ गया, वो जो सिका के द्वारा अवशोषित हुआ, जो शरीर के बाहर है, उसका अवशोषण भी ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अवशोषण हो गया। तो अवशोषण के बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है? पढ़े हैं आप लोग? पाचन की प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण, 5 प्रोसेस होती है ना? तो देखो, हमने अभी तक भोजन ले लिया, पचा लिया, अवशोषित कर लिया। अब क्या करेंगे? उसको एसिमिलेट करेंगे, स्वांगीकृत करेंगे। स्वांगीकृत करना मतलब उसको बॉडी सेल्स में डालना। जो अवशोषित कर लिया उसको क्या करेंगे? सेल्स में देंगे ना, तब तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी, है ना? तो ये क्या करते हैं? जो भी चीजें अवशोषित किए हैं, चाहे सिका के द्वारा, चाहे बॉडी सरफेस के द्वारा, उसको अपने चारों ओर मौजूद जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं उनको दे देते हैं। तो लिखिए, टू सराउंडिंग मेसेंकाइमल सेल्स। तो आखिर में जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ चला गया? मेसेंकाइमल सेल्स में। ठीक, तो जो बचा हुआ भोजन है वो तो मेसेंकाइमल सेल्स में, जो नहीं बचा उसको निकालेगा ना, है ना? तो उसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन मतलब बहिष्करण, बाहर निकालना। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेशन कहलाती है। तो ये कैसे निकालेंगे बताओ? इनके पास तो आयरस नहीं है, शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? एक्सक्रीटरी पोर से। बोलो, एनस नहीं है तो किससे निकालेगा?
बाय रिवर्स मूवमेंट ऑफ, इनकम्प्लीट है तो माउथ से लिया तो माउथ से ही निकालेगा ना, रिवर्स मूवमेंट थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा ही जो भोजन जैसे लिया था रिवर्स गियर लगाएगा वो, है ना, जिधर जिस रास्ते से आया तो उसी रास्ते में वो अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देगा शरीर से बाहर। तो कहाँ चला जाएगा, भेड़ के बाल डक्ट में, वहां से तो खाना लिया था तो वही क्या करेगा, अपने अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देगा। ठीक है, अब देखो हमने खाया, मतलब हमने नहीं, फेसियोला ने खाया, पचाया, अवशोषित किया, है ना, अपने शरीर में सेल्स में डाल दिया, कुछ को बाहर निकाल दिया। तो जो भोजन उसने मेसेंकाइम में रखा है वो स्टोर फॉर्म में है ना, तो स्टोर करके क्या रखता है, लिखिए, स्टोर्ड फूड के रूप में फेसियोला में क्या पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन एंड फैट। याद रखिएगा, जैसे हम मनुष्यों में ग्लाइकोजन हम स्टोर करके रखते हैं, ये ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, मेसेंकाइम में। और एक चीज हमने पढ़ा था इसके बॉडी वॉल में मसल सेल्स भी होती हैं, तो मसल्स में भी यह स्टोर करके रखता है। तो फेसियोला क्या खाता है, कैसे खाता है, किसको रखता है, किसको निकालता है, कैसे निकालता है, वो सब हमने पढ़ा। क्लियर है ना, ठीक है।